नमस्कार। इस समय हम लोग हैं गोरिया कोठी जो है जीविका का कार्यालय, प्रखंड स्तरीय जीविका कार्यालय, और हमारे साथ हैं इस समय बीपीएम सर जो परिमल जी के नाम से प्रचलित हैं और इस कार्यालय का कहें कि संचालन करते हैं। और आज का जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं, जो मुख्यमंत्री द्वारा जीविका दीदियों को 10,000 रुपया सहायता देने की बात हुई है, तो बहुत लोग जीविका के बारे में अभी पूरी तरह जानते नहीं, उसका लाभ कैसे मिलेगा ये सब पर अभिन्न है वो लोग। और जहाँ तहाँ लोग दौड़ रहे हैं। कुछ जगहों से ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोग बेवकूफ़ बना करके पैसे की भी अवैध वसूली कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आज परिमल जी से, और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जीविका जो संगठन है ये किस तरह से संचालित होता है, इसके कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, और किस लेवल से जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसका लाभ मिलेगा, कौन इसके लिए लाभुक होंगे, कौन इसके लिए अपात्र होंगे, ये सारी जानकारी हम आज परिमल जी से लेंगे। तो परिमल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। परिमल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आज का सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये जीविका का जो संगठन है राज्य स्तर से नीचे कौन कौन से अधिकारी इसमें होते हैं, चरणबद्ध तरीके से थोड़ा सा इसकी जानकारी दीजिए। धन्यवाद। जैसे कि आपको बताएं कि जीविका जो है ये एक परियोजना के तौर पर 2006 में शुरू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा जी। और इसका उद्देश्य था कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव के ग्रामीण परिवार से प्रत्येक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाए और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी कदम है, जो भी सहायता है, जो भी प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाए। उस समय लगभग 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, लगभग 18 प्रखंडों से। चरण दर चरण, साल दर साल इसकी सफलता को देखते हुए 2011 में भारत सरकार के द्वारा भी स्वयं सहायता समूह से संबंधित मतलब प्रोत्साहन उसको दिया गया, शुरुआत की गई, जिसको NRLM बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो भारत सरकार ने 2011 में शुरू की। उसका जो मॉडल था वो जीविका के मॉडल से ही मेल खा रहा था, या फिर कहिए कि जीविका के मॉडल को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए योजना की शुरुआत किया, जिसको NRLM नाम दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हालांकि बिहार में पहले से ही शुरू हो चुका था। जब शुरू हुआ था उस समय ये वित्त विभाग के अधीन एक सोसाइटी का गठन किया गया था, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, एक सोसाइटी का गठन किया गया था वित्त विभाग के अधीन, और उसी सोसाइटी को यह व्यवस्था दिया गया था जीविका परियोजना को लागू करने के लिए पूरे बिहार में। इसको ये जिम्मेवारी दी गई, और अभी भी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन सोसाइटी ही जीविका परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। लेकिन वर्तमान में जो ये इसको शॉर्टकट में BRLPS हम लोग बोलते हैं, जो भी BRLPS है वो अभी ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत है अब, यानी कि जीविका ग्रामीण विकास विभाग के अधीन, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य कर रही है। इसके कार्य करने का मॉडल है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य करना है। अब बता सर, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। सबसे राज्य स्तर पे सबसे ऊंचे अधिकारी कौन होते हैं, वो थोड़ा स्टेप बाय शॉर्ट में इसको बताइए ताकि लोग को ज़्यादा समय न लगे समझ। स्वयं सहायता समूह जो मैंने मॉडल बताया, यह डेवलपमेंट के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए जो किया गया, तो BRLPS का जो स्थापना हुआ, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, तो ये मुख्य संस्था है जो जीविका का संचालन करती है। इसका 3 स्तर पर इसका कार्यालय है, राज्य स्तर पर कार्यालय है, जिला स्तर पर कार्यालय है और प्रखंड स्तर पर कार्यालय है। राज्य स्तर पर जो कार्यालय है उसको राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई बोला जाता है, जहाँ पर उसके हेड होते हैं CEO, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि सीनियर IAS होते हैं। उनको यह पद दिया जाता है सरकार की तरफ से, उनको उस पद पर ये डिप्लॉयड किया जाता है, नियुक्त किया जाता है उनको। और उनके अंडर में एडिशनल CEO भी होती हैं, एडिशनल CEO होते हैं वो महिला पुरुष जो भी हो, जो भी सीनियर IAS होती हैं, जो एडिशनल CEO के तौर पर उनके अंदर में काम करते हैं।
वहाँ पर SPM भी होते हैं, राज्य परियोजना प्रबंधक, जो अलग अलग विषयों पर उनका वो काम करते हैं। जैसे कोई माइक्रो फाइनेंस पर, कोई बैंक अल्टरनेट बैंकिंग पर, कोई सामाजिक विकास पर, कोई जीविकोपार्जन आदि के लिए अलग अलग राज्य परियोजना प्रबंधक होते हैं। और राज्य परियोजना प्रबंधक के सपोर्ट के लिए वहाँ पर परियोजना प्रबंधक और अन्य सपोर्ट स्टाफ वगैरह होते हैं। जब जिला स्तर पर जब कार्यालय की बात करें तो जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक हेड होते हैं पूरे जिला के लिए। जीविका के कार्य क्रियाकलाप के निगरानी के लिए, उसके संचालन के लिए वो जिम्मेवार होते हैं। और उनके सपोर्ट के लिए भी जिला स्तर पर अलग अलग विषय के परियोजना प्रबंधक होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो वो जिला स्तर पर वो जिला परियोजना प्रबंधक को सपोर्ट करते हैं। और साथ में अन्य सपोर्ट स्टाफ वहाँ भी होते हैं। ठीक उसी तरह से प्रखंड स्तर पर जीविका के क्रियान्वयन के लिए प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई का स्थापना किया गया है, जिसको PPIO बोलते हैं। और शॉर्टकट में प्रखंड स्तरीय जिला जीविका कार्यालय आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके हेड होते हैं वो BPM होते हैं। और BPM को सपोर्ट करने के लिए यहाँ सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक, जो सामुदायिक समन्वयक 2 से 3 पंचायत पर एक सामुदायिक समन्वयक होते हैं, 7 से 8 पंचायत पर एक क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। ऑफिस में सपोर्ट करने के लिए अकाउंटेंट होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, और भी पद हैं, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ हैं जो खेती बाड़ी को देखते हैं। तो ये सब पद स्वीकृत है। हालांकि हमारे यहाँ सभी पद पर अभी लोग हैं नहीं, कुछ पद खाली है हमारे यहाँ, बहाली नहीं हो पाया। अभी बहाली का 10 प्रक्रिया निकला है तो उसमें भी पूरा हो जाएगा। तो ये सभी इस तरह से एक संस्थागत व्यवस्था किया गया है कि परियोजना की तरफ से। लेकिन ये जो है ये जो व्यवस्था है ये हम लोग सिर्फ सपोर्ट और मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए ये पूरा व्यवस्था है। मुख्य कार्य जीविका का ग्राम स्तर पर जो स्वयं सहायता समूह की बात मैंने की थी कि मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह में होता है। स्वयं सहायता समूह 10 से 12 गरीब परिवार के, हर परिवार से एक महिलाओं को लेकर स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जो गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही हैं उनको वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जो दूसरे विभाग के द्वारा भी जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उससे भी उनको जोड़ने का काम किया जाता है। साथ ही जीविका की तरफ से कुछ स्पेसिफिक जो विशेष योजना है वो भी समूह में लागू किया जाता है। अभी जो है जनता ये जानना चाहती है कि जो CM होते हैं जिनके माध्यम से जीविका मित्र उनको बोलते हैं। अच्छा, जीविका मित्र बोलते हैं। तो ये जीविका मित्र आपके अंदर में किस लेवल पे आते हैं? जी, अच्छा सवाल आपका। ये जीविका मित्र जो है वो जीविका की स्टाफ नहीं होती है। अच्छा। वो BRLPS की स्टाफ नहीं है, उनकी बहाली सरकार नहीं करती है। जीविका मित्र जो है वो समूह जो बना गांव के स्तर पर स्वयं सहायता समूह बना और फिर उसका ग्राम संगठन बनता है, यानी कि 10 से 12 महिलाओं को, दीदियों को लेकर के एक स्वयं सहायता समूह बना। उस तरह से एक गांव में 20 से 25, 30, 40, 100 तक स्वयं सहायता समूह बन जाते हैं। तो 10 से 12 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर के एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। शॉर्टकट में दीदी लोग आपको VO बोलते हुए आप VO बोलते हैं। तो वो संगठन होता है, समूह से ऊपर का संगठन होता है। ठीक उसी तरह से 7-8 पंचायत के सभी ग्राम संगठनों को एक साथ करके संकुल स्तर पर, क्लस्टर लेवल पर एक संगठन बनाया जाता है, जिसको संकुल स्तरीय संघ बोला जाता है। संकुल स्तरीय संघ समझिए कि अपने आप में वो हम लोग जो BPI कार्यालय है, हम लोग BPM का जो कार्यालय है, इसके बराबर का वो कार्यालय है। असली क्रियाकलाप संकुल स्तरीय संघ में, ग्राम संगठन में और समूह में ही होता है। अब चूँकि क्रियाकलाप उसमें लेन देन बहुत तरह की बातें हैं, तो उसको लिखने पढ़ने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। तो जो ज़्यादातर जो समूह में दीदियाँ जुड़ी हैं वो पढ़ी लिखी होती नहीं होती, तो उनको एक सहूलियत दिया जाता है कि आप अपने ही पंचायत से, अपने ही समूह से, अपने ही ग्राम संगठन स्तर से ऐसी दीदी को चुन लीजिए जो पढ़ी लिखी होंगी और उनसे आप अपना समूह का लिखा पढ़ी हिसाब किताब करवाइए। उन्हीं को जीविका मित्र बोला जाता है। तो वो जो जीविका मित्र होती हैं, जो CM होती हैं, उस ग्राम संगठन के यहाँ काम, ग्राम संगठन में काम करती है, तो ग्राम संगठन की वर्कर होती है। सरकार की तरफ से उनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं, सरकार उनको बहाल करती नहीं है। सरकार सहायता करती है समूह को और ग्राम संगठन को, और चूँकि समूह और ग्राम संगठन को सहायता करते हैं CM, इसलिए हम लोग को CM से बात करना पड़ता है, लेना देना उनसे कि उनसे रिपोर्ट लेना। तो ये CM की बहाली कैसे होती है? CM की बहाली वो ग्राम संगठन करता है, ग्राम संगठन में, हाँ, ग्राम संगठन करेगा।
कि भाई हमारे यहाँ एक सीएम, अब मान लीजिए कि ग्राम 10-12 समूह बन गया, ग्राम संगठन बन गया, तो उसमें अब सीएम की आवश्यकता है या पहले से कोई सीएम काम कर रही है वो छोड़ दे, तो ग्राम संगठन निर्णय लेता है कि भाई हमारे समूह में, हमारे ग्राम संगठन का मीटिंग कराने के लिए, समूह का मीटिंग कराने के लिए सीएम की आवश्यकता है। तो वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, जो लोग इच्छुक हैं वो आवेदन करें ग्राम संगठन में, तो इच्छुक लोग आवेदन करते हैं, उनका छोटा सा वो लोग आपस में टेस्ट। अच्छा, मान लीजिए गांव की 10-15 महिलाएं मिलकर के एक संगठन बना लेती है, जी जी जी। तो अगर वो जीविका से जुड़ना चाहती है तो वो कैसे जुड़ेगी? हाँ, सही बात है। वो जीविका से जुड़ने के लिए अभी समूह की दीदी अपने से संगठन नहीं बना सकती जी एक संगठन बनाने के लिए, समूह जीविका में जुड़ने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। जी हालांकि शुरुआत में कुछ क्राइटेरिया कम था, लेकिन इधर 1-2 महीने पहले ग्रामीण विकास विभाग का एक पत्र आया है जो अनुलग्नक 2 है, मेरे हाथ में भी अभी है वो, आप भी उसको देख सकते हैं। जी, अनुलग्नक इसको मैं साइड से आपको डिस्प्ले पे अभी दिखा दूंगा जी कि ये फॉर्म का क्या है, क्राइटेरिया है और इसमें क्या चीज़ है। सर इसमें आगे जी, तो ये अभी वर्तमान में अनुलग्नक 2 भर के ग्राम संगठन में देना है। गांव में जो नज़दीकी ग्राम संगठन होगा, कोई महिला है, कोई दीदी है जो समूह में जुड़ना चाह रही है, तो उनको यह अनुलग्नक 2 भरना होगा और उनका अपना नज़दीकी जो ग्राम संगठन है या नज़दीकी जो जीविका मित्र है उसके पास ये आवेदन देंगे, उनसे एक रिसीविंग भी ले लेंगे, ताकि एक, हालांकि रिसीविंग के लिए कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन अपना एक ये एक है कि हमने दिया है ताकि कार्रवाई नहीं होने पर वो वैलिड हो जाएगा। उस बात को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि भाई हम जो आवेदन दिए थे अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई, तो वो आवेदन देंगी और इस आवेदन को उसी ग्राम संगठन में इसका आकलन किया जाएगा। आकलन करने में 5 बिंदु हैं समूह में जुड़ने के लिए योग्य होने के लिए, जिसमें आपका पहला बिंदु है कि दीदी का उम्र 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा है कि दीदी या दीदी के पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए। तीसरा है कि दीदी या दीदी के पति सरकारी सेवा में नियमित या संविदा के तौर पर नहीं होने चाहिए। चौथा है कि उन दीदी को वचन देना है कि वह समूह के बैठक में हर सप्ताह में उपस्थित होंगी, समूह का जो नियम है बचत का, ऋण लेन देन का, उसका अच्छा समय पालन करेंगी, उनको वचन देना है। और 5वां क्राइटेरिया है कि उनके परिवार से कोई अन्य वयस्क दीदी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी नहीं है, यानी कि एक परिवार से एक ही दीदी को जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ग्राम संगठन में जो वहाँ दीदी हैं, क्योंकि वो दीदी जो आवेदन देगी वो भी उसी टोला मोहल्ला की होगी और जो पहले से जुड़ी हैं वो भी उसी टोला मोहल्ला की होगी, तो वो लोग इस पर चर्चा कर सकती हैं कि ये इनका क्राइटेरिया पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो दीदी ये 5 क्राइटेरिया पूरा करेंगी उनको समूह में शामिल कर लेना है। शामिल करने का 2 तरीका हो सकता है कि जो पहले से पुराना समूह चल रहा है या तो उसमें उनको जोड़ दिया जाए, या फिर अगर संख्या ज़्यादा हो गया है दीदियों का, ज़्यादा दीदी है जो समूह में जुड़ना चाह रही है, जो योग्यता भी रख रही है समूह में जुड़ने की, तो उनके लिए अलग समूह भी बनाए। इसमें शिक्षा कोई मायने रखता है? नहीं, शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है, पढ़ाई लिखाई का कोई इशू नहीं है। कम पढ़े लिखे हो तो वो भी जुड़ जाएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे अनपढ़ भी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो अंगूठा छाप हैं जो वेतन से, उनको चूँकि ये गरीबी उन्मूलन, पढ़ाई लिखाई देख के गरीबी होता नहीं है, किसी के साथ भी गरीबी हो सकता है, तो अगर हम पढ़ाई लिखाई के आधार पर ये सब करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। अब इसमें 5 इंडिकेटर यही देख सकते हैं जो सिर्फ पैसा से संबंधित और किसी बात से संबंधित नहीं है। अब एक सवाल और, जीविका के साथ जुड़ी हुई महिलाएं जो उसमें शायद 10 या 20 रुपया जो लिया जाता है, कितने दिन पर लिया जाता है और उस पैसे का भविष्य में क्या उनको रिटर्न होता है या क्या उपयोग होता है, वो जानना चाहिए। देखिए, वो जो 10 रुपया है वो बचत उसको बोला जाता है और 10 रुपया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वही सीएम का भी कहीं जीविका मित्र लोगों का भी जानकारी का अभाव और दीदियों का भी थोड़ा सा हो सकता है जागरूकता का अभाव। ये बचत है, इसको सेविंग बोलते हैं। जी, ये कितनी राशि? हाँ, वो सेविंग है कि एक समूह में अगर 12 दीदी जुड़ी हुई हैं, 12 दीदी में कोई ना कोई सबसे गरीब होगी। जी बिल्कुल। तो जो वो जितना बचत कर पाएंगे हर सप्ताह में उतना सभी को करना है। अच्छा, मतलब सबसे लो जो बजट होगा वो उसी पर सब, चूँकि कारण है कि जो ज़्यादा वाला बजट लेंगे तो नीचे वाला लोग छूट जाएंगे, तो इसलिए नीचे वाला को थ्रेशोल्ड रखा गया है कि नीचे वाली जो दीदी हैं जिनकी आमदनी सबसे कम है, जो ज़्यादा गरीब हैं, अगर वो सप्ताह में 50 रुपया बचत करने के लिए तैयार हैं तो सभी दीदी को 50 रुपया ही बचत करना चाहिए। अगर वो 10 रुपया करने के लिए सक्षम है तो सब दीदी 10 रुपया ही करेंगे ताकि समानता बनी रहे। तो ये व्यवस्था इसमें रखा गया है और यह बचत जो है मेन असल मुख्य मुद्दा यही बचत ही है इस समूह का, और यही बचत जो है जादू है गरीबी उन्मूलन के लिए। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं ऊपर सरकार कुछ दे रही है वो आने जाना है, बचत हमेशा करना है। समूह एक खेती है, समझिए समूह बन गया यानी कि आपका खेत तैयार हो गया, आपका प्लॉट तैयार हो गया,
अब खेती आप जीवन भर करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि बीच में खेती करना छोड़ देंगे कभी। 50 रुपया बचत करना, 50 का मतलब सोच लीजिए कि अगर हम रोज़ मजदूरी ही करते हैं, 150 रुपया ही मजदूरी कमाते हैं, 200 भी कमाते हैं, 300 भी कमाते हैं, तो सप्ताह में हमको 50 रुपया बचाना है। जी, तो ये बहुत आसान काम है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इच्छा शक्ति होगा, और अगर इनकम का सोर्स है तो वो संभव है। 50 रुपया एकदम बहुत से बड़ी बात नहीं है, अगर इनकम का सोर्स है तो। अगर हम 50 रुपया बचत करना शुरू करते हैं तो एक सप्ताह में 600 रुपया बचत होगा, और हर सप्ताह में मीटिंग होना है। पूरे साल भर में लगभग 52 सप्ताह होगा। सर ये जो जमा होता है पैसा, इसका आगे भविष्य में क्या होता है? उसका करना क्या, अब देखिए अब क्या है कि गरीब लोगों का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि पैसे का उनके पास नहीं होना। और पैसे के लिए क्या करते हैं वो, सबसे पहला काम कि कर्ज लेना, महाजन के पास जाना इधर, और महाजन के पास जाएंगे 2-5 रुपया 4 रुपया सैकड़ा लोन मिलेगा। अगर उनके पास बचत होना शुरू हो जाए, 600 रुपया सप्ताह का साल भर में जी जो भी राशि है, मैंने 25,000-30,000 रुपया के आसपास जमा होगा, तो शुरुआती दौर में 1,000, 500, 2,000 के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और उनको मात्र 1% ब्याज, आपस में अभी जीविका का 1% ब्याज का ये रेट रखा गया है उन लोगों के लिए। तो वो जो बचत का राशि है, कोई दीदी को आवश्यकता हुआ उसको कर्ज में दे दीजिए। अब वो दीदी उसको महीने प्रति महीने बराबर किस्त में ब्याज के साथ 1 रुपया साधारण ब्याज के साथ समूह में वापस करना शुरू करें। ये ब्याज मतलब कौन सा चलता है? वो साधारण ब्याज में मतलब सालाना की छमाही नहीं, साधारण ब्याज मासिक है, 1 रुपया मासिक है। मासिक 1 रुपया मासिक कितना पर 100 पे 1 रुपया, 100 पे 1 रुपया, 1%। तो वो करेंगी तो क्या होगा, उनका बचत तो हर महीने बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो भी दीदी उस पैसा का यूज़ करेंगी वो 1 रुपया ब्याज के साथ देंगे, तो वो ब्याज भी उनके समूह में वृद्धि करना शुरू करेगा, उनका पूंजी बढ़ाना शुरू करेगा। और ये अभी शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि जस्ट पहले बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत कैलकुलेशन कर चुके हैं क्योंकि 16 साल से हम जीविका में हैं। हम यही कैलकुलेशन किए हैं कि अगर 50 रुपया बचत हर सप्ताह में कोई दीदी करे, एक समूह करे, और उसको दम लेन देन जारी रखे, जिसको जरूरत है उसको दे, और 1% ब्याज पर उसको वापसी भी ले, 10 साल में उस समूह के पास सिर्फ अपना 10 लाख से ज़्यादा रुपया हो जाएगा। 10 लाख से ऊपर सिर्फ अपना उन लोगों के पास रुपया होगा। लगभग अगर उसको सिस्टम चल जाए तो 15 से 20 लाख तक चला जाएगा, सिर्फ बचत का पैसा होगा, जो न सरकार दी है, जो न बैंक दिया है, जो न कहीं से मिला है, वो उनका अपना पूंजी हो। अब बताइए कि अगर एक समूह में 12 लोगों के बीच में 10 से 15 लाख का पूंजी बन जाता है, उनको बैंक जाने की क्या जरूरत है, उनको कहीं महाजन के पास जाने की क्या जरूरत है, उनका गरीबी दूर होगा कि नहीं होगा? सर अगला क्वेश्चन ये है कि वो जो पैसा जमा कर रही है वो तो ठीक है, ब्याज से भी हो रहा है, लेकिन अगर क्या वो पैसा कभी रिफंड भी होता है या फिर? बिल्कुल रिफंड, इसमें रिफंड अगर जैसे कोई दीदी समूह से हट जाती है, समूह छोड़ के निकल जाती है, समूह छोड़ने पर, हाँ समूह छोड़ेंगी तो उनको, क्योंकि ये खेती आपका किया गया ना, पूंजी ही बीच में से निकाल लिया करेंगे तो फिर तो आप जीरो से शुरू हो जाएंगे, फिर आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा। तो ये पूंजी आपको दिया गया है, और ये बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा है महिलाओं के लिए। आप गौर करके देखेंगे कि गांव समाज में भी क्या है कि महिला, पुरुष का तो किसी तरह से बुढ़ापा भी कट जाता है, महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा। उसके पीछे का क्या मानसिकता है कि भाई ये कोई उपयोगी है नहीं, महिला कुछ कमा नहीं, बूढ़ी है, खर्च हो रहा है, बीमारी है, उनको लोग देखभाल करना छोड़ देता है। वहीं कोई बूढ़ी महिला, जो कोई बूढ़ी चाची हैं या दीदी हैं, अगर वो टीचर हैं या कोई नौकरी करके रिटायर की तो देखिएगा उनका बहुत मान सम्मान होता है। क्यों होता है कि उनके पास पूंजी है। तो ये समूह भी दीदी को एक सामाजिक सुरक्षा देगा कि समूह में उनका अच्छा खासा जब पूंजी हो जाएगा, आने वाले समय में जब वो बूढ़ी होंगी, उनकी बहू उनका देख रेख नहीं करेगी, जैसे अब अपनी सास का नहीं कर रही हैं, उनका भी वही समय आने वाला है, उनका जब कोई देख रेख नहीं करेगा तो बाकी जो 10-11 दीदी है वो दीदी का सपोर्ट कर सकते हैं कि बूढ़ी का मेरे समूह में 5 लाख रुपया जमा है, अगर इसका सेवा नहीं करोगे तुम लोग ना, उसके बहू को धमका सकती है, तो ये 5 लाख रुपया हम लोग देंगे नहीं, तो हम लोग सेवा करेंगे, हम लोग रख लेंगे। ये इस तरह का एक सामाजिक सुरक्षा का सामाजिक सुरक्षा हो गया, दबाव भी हो गया, दबाव एक बनेगा। तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया है। लेकिन अब थोड़ा सा हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो बिहार में जो माहौल है, मानसिकता है सरकारी योजनाओं के बारे में, थोड़ा सा लोग उस पर उसी सोच में इसको भी जीविका को सोचने लगते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं धूमिल हो रहा है व्यवस्था। कुछ जीविका मित्र हैं, कोई कहीं पर दीदियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, समूह का बैठक नहीं करा रही है रेगुलर, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर इस तरह की दिक्कत आ रही है। और आप लोगों से यही अनुरोध होगा कि इस चीज़ को प्रचारित करें। बिल्कुल इसी व्यू से हम लोग आए हैं कि जो एक मतलब समाज में अवधारणा है कि जीविका, लोग नाम जान रहे हैं, लेकिन क्या है, कैसे ये काम करता है, इसमें क्या उनकी उपयोगिता हो सकती है, ये सब जानकारी से अभिन्न है, वो लोगों को जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको और जोड़ दें इसमें कि ये तो सिर्फ उनके बचत का कमाल था, जीविका भी 50,000 का RF का
मैंने फंड दिया है, आरिफ ग्रांट दिया है, जो उस ग्रुप को मिल जाएगा। जो ग्रुप बनेगा उसको 50,000 रुपया जीविका के तरफ से, परियोजना की तरफ से ग्रुप के खाते में मिल जाएगा। उस 50,000 का भी जो वो लेन देन करेंगी दीदी, उसका ब्याज भी और वो 50,000 भी उन्हीं के पास रहेगा जब तक वो ग्रुप चलते रहे। तो जीविका भी सहायता करी। इसके अलावा जीविका प्रति समूह 1,10,000 का एक और फंड दे रही है। शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, एक शायद 1.5 लाख हुआ है या 1,10,000 ही है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन 1,10,000 मिनिमम पिछला ऑर्डर के हिसाब से है। तो 1,10,000 प्रति समूह और ICF की राशि देती है। ये पैसा केंद्र सरकार या राज्य सरकार दे रही है? उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिला हुआ है। ये समूह को दिया जा रहा है, समूह को दिया जा रहा है, समूह स्तर पर दिया जा रहा है, जिसका वो दीदी लोग आपस में लेन देन कर सकती है, ताकि उनको आर्थिक सहायता भी मिल जाए और वो इंटरेस्ट उन्हीं के खाते में रहे। अभी पूंजी भी ये पैसा सरकार वापस, सरकार अभी डायरेक्ट नहीं ले रही है। सरकार क्या कर रही है कि ग्रुप को पैसा मिला, ग्रुप वापस करेगा ग्राम संगठन को और ग्राम संगठन वापस करेगा CLF को। अच्छा। और फिर जब समूह को जरूरत पड़ेगा तो समूह डिमांड करेगा ग्राम संगठन से, ग्राम संगठन डिमांड करेगा CLF से, फिर CLF को ग्राम संगठन को देगा, ग्राम संगठन समूह को देगा और समूह दीदी को देगा। तो इस तरह से जो ब्याज का है ना, ये इसी बीच में चलते रहेगा, दीदियों के बीच। चलिए, ये तो जीविका से संबंधित बात हो गई। अब वर्तमान सरकार का जो योजना आई है, अब हम इस पे बात करेंगे। वर्ष है, कुछ महीने बाद चुनाव है, और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका दीदियों के लिए 10,000 रुपया, और शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 2 लाख रुपया बाद में देने की बात हुई है। इसमें कौन लाभुक होंगे, कौन पात्र हैं, और क्या नए लोग को ये लाभ मिलेगा कि नहीं, इस पे कुछ जानकारी दी। बिल्कुल, धन्यवाद। आपको इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है अभी लोगों को, क्योंकि अब ये ज्वलंत मुद्दा है और हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं लोगों के फ़ोन कॉल से, लोगों के क्वेरी से। तो आपके माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो हम जरूर इसमें प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है सितंबर में, इसी साल सितंबर में, जिसके तहत हर ग्रामीण गरीब महिला या फिर शहरी भी जो गरीब महिला है, या फिर सभी महिलाओं को कह सकते हैं, जितनी भी महिला हैं सभी को एक उनके मनपसंद रोजगार का अवसर दिया जा रहा है कि वो उनका जो भी पसंद है वो रोजगार करें। उसके लिए सरकार उनको सहायता करेगी, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया सभी महिलाओं को दिया जाना है। शर्त यही है कि वो दीदी जो है, वो महिला है, वो जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। जो पहले से जुड़ी है उनको तो इस योजना का लाभ मिलेगा ही। उनका आवेदन लिया जा रहा है, प्रपत्र अनुलग्नक एक प्रपत्र है आया है जो सरकार की तरफ से वो ऑथराइज प्रपत्र है, उसमें आवेदन स्वीकृत किया जा रहा है। आवेदन सब लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें वो अब 10,000 रुपया डिमांड कर रही है, साथ में ये भी बता रही है कि हम कौन सा रोजगार करना चाहेंगे। और उसका जो है अनुमोदन उनके ग्राम संगठन से होता है। जो भी मैंने आपके ग्राम संगठन से बात की, ग्राम संगठन में उनके आवेदन का अनुमोदन होगा। वहाँ पर एक प्रपत्र 3 है, अनेक्सर 3 है, जिसमें ग्राम संगठन उन सभी दीदी का डिटेल भर के कि जिनका आवेदन स्वीकृत है, जो भी अभी गांव में उपस्थित है। यह भी ध्यान रखना है कि अभी उन्हीं दीदी का आवेदन भरा जा रहा है, उन्हीं का बाद में भी भरा जाएगा, जो समूह के मीटिंग में नियमित रूप से आती हैं और गांव में ही रहती हैं। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि कुछ दीदी दिल्ली में रह रही हैं, पलायन की वहीं नौकरी कर रही हैं, या ससुराल चली गई, यहाँ रहती नहीं है, और उनका भी आवेदन, तो थोड़ा सा वो गलत होगा ना कि जो अभी उपलब्ध है यहाँ पर, क्योंकि आवेदन में हस्ताक्षर भी करना है, साइन भी करना है, तो कोई दूसरा तो किसी का हस्ताक्षर कर नहीं सकता। तो इसीलिए अभी वैसे दीदी का भरा जाएगा जो गांव में उपलब्ध हो, उपस्थित हो, पहले से जीविका समूह में जुड़ी हुई हो और वो कोई रोज़गार करना चाहती हो। तो वो अपने रोज़गार का नाम बताएंगी, 10,000 रुपया डिमांड करेगी, उनके ग्राम संगठन में उनके आवेदन का अनुमोदन होगा और ग्राम संगठन से एनेक्सर 3 हमारे BPI में भर के आएगा। उसके आधार पर हम लोग ऑनलाइन जितनी भी जीविका दीदी हैं सबका ऑनलाइन नाम एंट्री किया हुआ है। लोकोस ऐप है NRLM का, भारत सरकार का एक पोर्टल है, जिसमें जितने भी स्वयं सहायता समूह की दीदी हैं सबको उसमें दर्ज किया हुआ है। हाँ सर, मैं रोकते हुए थोड़ा सा शॉर्ट समय लूँगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए, तो ये लाभ राज्य सरकार को आ रहा है कि उनको भी मिलेगा वो जुड़ करके, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति अभी हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी जब हम जानकारी लेने के लिए घूम रहे थे कुछ CM लोग के पास, तो कुछ लोग बोल रही है कि नहीं अभी नहीं जुड़ेगा। नहीं, ऐसा अभी तुरंत मतलब आज 1-2 दिन में जुड़ने की बात है, तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल समस्या है। ऐसा नहीं कि आज नहीं जुड़ सकती है, आज जुड़ सकती है, लेकिन क्या है कि वही CM अनुलग्नक 1 भी भर रही है, बैठक भी करवा रही है।
पूरा व्यस्त हैं जी। बहुत सारी दीदियों का, तो समय अभाव के कारण हो सकता है वो बोल रही होंगी कि अभी नहीं जुड़ेंगे। नहीं, वो तो साफ तौर पे हमें कही है जी। कि हम लोग का ऐसा कोई आदेश अभी नहीं है कि नए लोग को जोड़ना नहीं है। नहीं नहीं, ये उनको क्लियर आदेश है, सबको आदेश है कि दीदी को समूह में जोड़ना है। समूह में जोड़ने का तरीका मैंने अभी आपको जी, जी, जस्ट जी, जो बिल्कुल, बताया बिल्कुल। था, उसी माध्यम से समूह में दीदी जुड़ेंगी। जी बस फिर मैं वही दोहराऊंगा कि जो प्रैक्टिकल समस्या है कि अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जो दीदी पहले से जुड़ी हुई है, तो सीएम के पास हो सकता है समय का अभाव हो, लेकिन जल्दी ही 1 से 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में जो बाहरी दीदी हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, जिनका अनुलग्नक 2 जमा हो गया है, उसके लिए ग्राम संगठन में बैठक किया जाएगा और बैठक के बाद उनको भी समूह में जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद फिर उनका भी अनुलग्नक 1 भरा जाएगा, उनका भी आवेदन दिया जाएगा और उनको भी फिर 10,000 की राशि दी जाएगी। मतलब पहले अनुलग्नक 2 जो है वो भरना है, जो नए लोग जो हैं। नए लोग हैं तो वो अप्रूवल होने के बाद वो समूह में जुड़ जाएंगे, वो जी। समूह की सदस्य हो हो जाएगी। जाएगी, तब तो उनको दूसरा भरना है। बिल्कुल। और एक और खास बात आपके माध्यम से संदेश दे दें कि लोग घबराएं नहीं, अफरा तफरी नहीं जी। मचाना है। जैसे कि मैंने बताया कि यह सितंबर में ये योजना की शुरुआत की गई, जी तो योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको लाभ दे, और हम लोग सरकार के सेवक हैं, हम लोग सरकार की नौकरी करें, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि उस लाभ को पहुंचाने में मदद करें। तो वो हम सबके साथ करेंगे, हम लोग सब लोग अफरा तफरी न करें, आराम से थोड़ा धैर्य से जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करें। हो सकता है कि 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 2 महीने, और ये इलेक्शन में भी ये चीज़ रुकेगा नहीं। जी अब चूँकि ये कोई ऐसा नहीं है योजना कि इलेक्शन में शुरू नहीं होगा, ये शुरू हो चुका है योजना। जी। कोई भी योजना जब शुरू हो जाती है तो उसको कोई इलेक्शन से प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अनवरत जारी रहेगा। तो हम लोग जिनका सितंबर में नहीं हो पा रहा है उनका अक्टूबर में करेंगे, जिनका अक्टूबर में नहीं हो पाएगा उनका नवंबर में करेंगे, जिनका नवंबर में उनका दिसंबर में करेंगे। और ये आने वाले समय में हर दीदी का, हर पात्र लाभार्थी दीदी का आवेदन जरूर भरा सर, जाएगा। जो आप कह रहे हैं, लोग इसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में है कि अगले महीना आचार संहिता लग जाएगा और अगर अभी मेरा नाम नहीं जुड़ेगा तो हमको लाभ नहीं मिल पाएगा। वही मैंने बता दिया ना कि ये घोषणा हो चुकी है, योजना कोई नया योजना आचार संहिता में शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन जो योजना शुरू हो चुकी है वो उसका निरंतर क्रियान्वयन चलते रहता है, जी। वो रुकता नहीं है, सब जी। आपको ही पता होगा। तो ये समझ लेना है सभी हमारे दर्शकों को कि जो लोग अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी थी और अब जुड़ना चाहती हैं, वो लोग जुड़ सकती हैं। वो इस महीने भी जुड़ सकती है और आने वाले समय में भी जुड़ सकती हैं, और उसका लाभ जो योजना लागू हो चुकी है उसका लाभ उनको उस समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से वो कहीं प्रभावित हो रहा है। सर, और कुछ जानकारी देना चाहिए सर? हाँ, जानकारी इसमें ये भी देंगे हम कि कुछ लोग को ये भी लग रहा है कि ये 10,000 सवाल आ रहा है कुछ लोगों का कि ये 10,000 फ्री का है कि लोन के तौर पर है। जी। इस तरह का सर आपने सवाल नहीं किया, जी। लेकिन ये मेरे पास आ रहा जी, है। मैंने शुरू में ही सवाल किया था सर। तो मैं आपको बता दूं कि ये अनुदान नहीं है, जी अभी ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि अनुदान के तौर पर दिया जा रहा है। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सहायता राशि दी जा रही है, जी। तो वो सरकार आगे निर्णय ले सकती है कि इसको अनुदानित करे या फिर इसको रिफंडेबल करे। ऐसा कोई अभी वर्तमान में निर्देश नहीं है। जी तो ये चूँकि बिजनेस के लिए फ्री में बांटा नहीं जा रहा जी, है, जी। ये बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है। और एक और ख़ास बात कि इस 10,000 से लेकर के जो भी लोग अपना कुछ बिजनेस करेंगे, 6 महीने के बाद उसका आकलन किया जाएगा जी। उस बिजनेस का। अगर उस आकलन में पाया जाता है कि दीदी ने इस पैसा का सदुपयोग किया है, बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, तो उनको अधिकतम 2 लाख तक की और राशि उनको मतलब अधिकतम 2 लाख तक दी जा सकती है। अधिकतम 2 लाख तक, राशि 2 लाख से कम भी हो सकती है। बिल्कुल कम भी हो सकती है, चूँकि वो आकलन के हिसाब से तय आकलन होगा। के हिसाब से होगा, उनके रोजगार के हिसाब जी। से कि उनके रोजगार में आवश्यकता कितनी राशि जी। की है, जी। वो राशि ही उनको जी। उतना वो उपलब्ध कराया जाएगा। आकलन किया जाएगा, माइक्रो प्लान किया जाएगा, उसके आधार पर वो बनेगा कि इनकी कितनी राशि अधिकतम इनको आवश्यकता है। तो अधिकतम 2 लाख तक की राशि जो होगी वो दीदी को उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, थैंक यू सर। और मैं बता दूं कि आप सभी दर्शकों को कि जीविका का जो ये अभी मुख्यमंत्री की योजना आई है, तो इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये आपको जब भी आप उससे जुड़िएगा वो आपको बिजनेस करने के लिए मिलेगा। और भविष्य में अगर आपका व्यवसाय सही तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और 6 महीने के बाद जब जीविका कार्यालय द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण में पाया जाएगा कि आप सही तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की सरकार की सहायता भविष्य में मिल सकती है। कर दें कि कुछ और शिकायत कहीं कहीं से आ रही है, हालांकि प्रमाणित नहीं हुआ है, कि इस योजना के लिए फॉर्म भरवाने के नाम पर कुछ अन्य लोग, कुछ पुरुष, कुछ प्रतिनिधि या फिर जीविका मित्र का भी नाम आ रहा है कहीं कहीं से कि वो लोग
पैसा मांगा जा रहा है। हाँ, एक दो लोग अथी भी हुए हैं, सस्पेंड भी हुए हैं शायद इस मामले में, अखबार में आए थे। बिल्कुल। तो ये एकदम से कहीं से जायज़ नहीं है, कहीं से कोई निर्देश नहीं है। हम लोग फॉर्म भी प्रिंट करवा के दे रहे हैं, किसी भी दीदी को, किसी भी महिला को फॉर्म का भी पैसा नहीं देना है। मतलब निःशुल्क आप फॉर्म उपलब्ध निःशुल्क फॉर्म उपलब्ध कराया गया है सरकार के तरफ ये से। सीएम के माध्यम से उपलब्ध होगा। सीएम के पास फॉर्म है। हाँ, एनेक्चर 2 के बारे में थोड़ा बता दें कि उसका थोड़ा कम मात्रा में है, तो कोई घट बढ़ जाए तो दीदी अपने से स्वेच्छा से कहीं से अपना फोटोकॉपी करवा ले, वो किसी का पैसा ना दे फोटोकॉपी करवाने के लिए, वो खुद से अपना फोटोकॉपी करवा सकती हैं। हालांकि एनेक्चर 2 भी हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दें, लेकिन वो स्वयं से, उनका अपना स्वयं का जो खर्च है, अगर कुछ फोटोकॉपी करवाना है आधार का, पासबुक का, तो वो अपने से करवाएं। उसके लिए किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह का कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा है किसी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जीविका को लेकर के बहुत सारा चीज़ को स्पष्ट किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका भरपूर फायदा होगा। और किसी भी दर्शक को अगर कोई सवाल मन में है तो आप हमें कमेंट कीजिए और उस सवाल का जवाब मैं फिर सर से लेकर के आपके बीच में नया